हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास कहते किसे हैं, पहले इसको जानना जरूरी है। किसी भी देश में यदि संवैधानिक मूल्यों का विकास हुआ हो, संवैधानिक संस्थाओं का विकास हुआ हो, तो वहाँ संवैधानिक विकास माना जाता है। तो क्या है संवैधानिक मूल्य और क्या है संवैधानिक संस्थाएं, पहले इसको जानते हैं। इसका इंग्लिश होगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, संवैधानिक विकास पहले जानते हैं किसको कहते हैं। संवैधानिक विकास दो चीजों पर आधारित है। एक तो संवैधानिक मूल्यों का विकास। संवैधानिक मूल्य जैसे लोकतंत्र, विधि का शासन, न्याय, चुनाव, स्वतंत्रता, है ना, तमाम तरह के जो है मूल्य हैं, इनका विकास हुआ हो। साथ ही जो है संवैधानिक संस्थाओं का विकास हुआ हो। संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो यदि इनका विकास हुआ हो तो माना जाता है कि उस देश में संवैधानिक विकास हुआ है। भारत में व्यापार करने आई ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शासक बन बैठी और अंग्रेजों के द्वारा समय समय पर जो है विभिन्न प्रकार के अधिनियमों को लाया गया जिससे कि वे शासन का काम कर सके। ये तमाम तरह के जो अधिनियम अंग्रेजों ने लाए भारत में संवैधानिक विकास के आधार बने। तो हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से अधिनियम जो है अंग्रेजों के द्वारा लाए गए, इसमें उसी चीज के बारे में जाना जाएगा और उसके डिटेल्स के बारे में जो है आगे के जो भी वीडियोज होंगे उसमें हम लोग जानेंगे। ठीक है, लेकिन आइए जो है उसको पढ़ने से पहले थोड़े से इतिहास पे हम चर्चा करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। वैसे तो ये इतिहास का क्लास है नहीं, पॉलिटी का क्लास है, फिर भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट आपका। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि सितंबर 1599 में जो है लंदन में, कहां पे? लंदन में मर्चेंट एडवेंचर्स विख्यात व्यापारियों की एक सभा का आयोजन हुआ। कहां पे? लंदन में। किस नाम से विख्यात थे? मर्चेंट एडवेंचर्स, है ना। तो इनका एक सभा होता है लंदन में और अध्यक्ष इसके कौन बनते हैं? किसकी अध्यक्षता में होती है ये सभा? इसके अध्यक्ष होते हैं लॉर्ड मेयर। लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में जो है सभा होती है और सभा में निर्णय लिया जाता है 1599 में ही जो है कंपनी की स्थापना होती है। तो जो कंपनी की स्थापना होती है उस कंपनी का उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है पूर्वी देशों के साथ
व्यापार करना क्या होता है? पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए जो है इस उद्देश्य से कंपनी की स्थापना होती है। और जो कंपनी स्थापित किया जाता है उसका नाम क्या है? क्या नाम उस समय रखा गया था? तो नाम था उसका गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। तो क्या नाम है? गवर्नर एंड कंपनी, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस नाम से जो है 1599 में कंपनी की स्थापना की जाती है। किनके द्वारा? तो मर्चेंट एडवेंचर्स कहे जाने वाले व्यापारियों के द्वारा। और इस कंपनी में खुद जो है वहां की जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी उनका भी शेयर लगा हुआ था। ठीक है। फिर जो है 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक आज्ञा पत्र, एक जो है रॉयल चार्टर जारी किया। उन्होंने एक आज्ञा पत्र जारी कर पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने हेतु कंपनी को 15 वर्षों का एकाधिकार प्रदान किया कि भाई एकाधिकार अकेली यही कंपनी जाएगी जो 15 वर्षों तक क्या करेगी? तो पूर्वी देशों के साथ जो है व्यापार करने का काम करेगी। ठीक है। कंपनी के प्रबंधन के लिए एक समिति की व्यवस्था की गई। इस समिति में कौन कौन लोग थे? क्योंकि आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इसलिए अभी उसको जान लेना जरूरी है। इसमें एक निदेशक थे, एक उपनिदेशक थे, है ना, और 24 सदस्य थे। इसका चुनाव कौन करता था? भाई ये जो लोग हैं इनका चुनाव कौन करता था? तो इनका चुनाव जो है कंपनी में शामिल व्यापारियों की आम सभा द्वारा होता था, है ना। बाद में याद रखिएगा, बाद में जो है इसी समिति को, ये जो समिति की व्यवस्था की गई, इसी समिति को जो है बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स
कहा गया, जिसको हिंदी में निदेशक मंडल कहा जाता है। इसी को जो है बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया। ठीक है, तो इसके बाद और कौन कौन सी घटनाएं घटी इसको हम लिखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं। इसके बाद क्या होता है, एक कालक्रम हम जान रहे हैं। 1603 में जो है महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद जेम्स प्रथम को उत्तराधिकारी व इंग्लैंड का सम्राट बनाया गया। ठीक है, 1608 में कंपनी जो है भारत आती है। कहाँ आई, कौन ले, किसके नेतृत्व में आई, तमाम तरह की बातें तो हम हिस्ट्री के अंतर्गत करेंगे, है ना। यहाँ ये याद रखिएगा कि 1608 में कंपनी का भारत में आगमन होता है। फिर जो है 1609 में जेम्स प्रथम ने एक चार्टर द्वारा, जेम्स प्रथम जो है कंपनी को एक नया चार्टर देते हैं और एक चार्टर द्वारा पूर्व के साथ व्यापार के एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, है ना। इसके बाद जो है तमाम तरह की और भी कंपनियां आती है और तमाम तरह की घटनाएं घटती है, वो यहां हम लोग नहीं जानेंगे। 1633 ईस्वी में चार्टर द्वारा कंपनी का संक्षिप्त नाम ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रखा गया। तो यहां हम शुरू से ही ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे, भले ही इसका नाम जो है बाद में पड़ा हो। 1633 की जो चार्टर नियम है उसके द्वारा इसका नाम जो है संक्षेप नाम पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये घटना हुआ। अब देखिएगा कि कई जगहों पे कंपनी जो है अपना प्रशासनिक अधिकार जमाने का प्रयास करती है। इसमें दो लड़ाइयां जो है बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। एक तो है 1757 की प्लासी का युद्ध। ये प्लासी का जो युद्ध था 1757 का, ये सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव इसका नेतृत्व कर रहे थे। फिर एक और लड़ाई होती है 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो है, इसमें शाह आलम द्वितीय प्लस
सुजाउद्दौला प्लस मीर कासिम, ये एक तरफ रहते हैं और दूसरे तरफ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है और इसका जो नेतृत्व करते हैं वे होते हैं हेक्टर मुनरो। ये जो दो लड़ाइयां हैं, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, इन दोनों लड़ाई में जो है कंपनी की जीत होती है और ये बहुत निर्णायक जीत होती है, क्योंकि जो है इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। इलाहाबाद की संधि होती है और इस संधि में जो है क्या क्या होता है, शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा की दीवानी, दीवानी क्या होता है, दीवानी है राजस्व वसूलने का अधिकार, जो रेवेन्यू लगता था, है ना। तो शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी जाती है। एक तो ये घटना घटता है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण घटना घटता है 1765 में ही जो है मिर्जाफर की मृत्यु हो जाती है और मिर्जाफर का जो लड़का है नज्म-उद-दौला, है ना, इसके मृत्यु के बाद नज्म-उद-दौला को कंपनी इस शर्त पर नवाब बनाती है कि ये दो आधिकारिक दीवानी काम होते थे, एक निजामत के काम होते थे, प्रशासनिक। तो यहाँ तो प्रशासनिक चीजों को भी अपने हाथे ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे नज्म-उद-दौला को कंपनी जो है इस शर्त पे नवाब बनाती है कि कंपनी निजामत के कार्यों के देख रेख के लिए नायब सूबेदार नियुक्त करेगी, नायब सूबेदार नियुक्त करेगी। इस शर्त पे जो है नज्म-उद-दौला को नवाब बनाया जाता है। तो यहां आप एक चीज क्लियर देख सकते हैं, मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। प्रशासन प्लस राजस्व वसूली प्लस दीवानी न्याय, दीवानी न्याय किसके हाथों में चला गया, कंपनी के हाथों में चला गया ना। और आंतरिक शांति व्यवस्था प्लस फौजदारी न्याय, मार झगड़ा लड़ाई, है ना, ये सब नवाब के हाथों में रहा। तो यहां हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक जो है अधिकार एवं उत्तराधिकार अलग अलग कर दिया गया। इसी को जो है ना द्वैध शासन कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको, द्वैध शासन कहते हैं। द्वैध शासन की बात आएगी जब पढ़ेंगे हम लोग तो। और इसको रॉबर्ट क्लाइव ने रखा था, द्वैध शासन को, ये भी याद रखना है आपको। तो ये चीजें घटी। उसके बाद से जैसे ही कंपनी को जो है दीवानी अधिकार मिलता है, कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो मनमानी करना शुरू कर देते हैं, लूट खसोट मचाना शुरू कर देते हैं, व्यक्तिगत व्यापार करना शुरू कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वे लोग धन को एकत्रित कर सके। तो तमाम तरह की घटनाएं घटती हैं, पॉइंट बना के लिख लेना उचित होगा। दीवानी अधिकार मिलते ही कंपनी के अधिकारियों द्वारा बंगाल में लूट खसोट एवं व्यक्तिगत व्यापार द्वारा धन एकत्रित करना शुरू कर दिया जाता है, कंपनी के जो भी अधिकारी हैं उनके द्वारा। साथ ही जो है यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी लगातार युद्धरत रहती है, लड़ाइयाँ लड़ते रहती है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई होती है, इतनी ज़्यादा खराब कि वो अपने कर्मचारियों को भी जो है वेतन नहीं दे पा रही है ना, ऐसी स्थिति आ जाती है। साथ ही कंपनी द्वारा लगातार युद्धरत रहने से कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है। और वित्तीय स्थिति खराब इतनी ज्यादा हो जाती है, स्थिति इतनी अधिक खराब कि अपने कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ है ना, इस तरह की स्थिति हो जाती है इसकी। फिर जो है जब इस तरह का सिचुएशन आ जाता है तो क्या करते हैं कि ब्रिटिश संसद फलतः संसद से आर्थिक सहायता के लिए आवेदन पत्र वे देते हैं ब्रिटिश संसद को कि भाई हमारी स्थिति अत्यंत खराब है, दयनीय हो गई है और हमें जो है आर्थिक सहायता दी जाए, ऐसा काम होता है। तो जब वे आवेदन देते हैं तो फिर क्या होता है, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं। इसी के नीचे आप लिखेंगे इस तरह से। अगला पहलू क्या होता है फिर, 27 जनवरी 1772 को ब्रिटिश संसद ने कंपनी के विधिक कार्यों के जांच के लिए
जो है एक प्रवर समिति तथा गुप्त समिति का गठन किया जाता है। ब्रिटिश संसद जो है प्रवर समिति और गुप्त समिति का क्या करती है, गठन करती है। ये जो गुप्त समिति है, गुप्त समिति ने अपना अंतिम प्रतिवेदन 3 मई 1773 को प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 3 मई 1773 को। तो जब ये प्रतिवेदन मिल जाता है, प्रतिवेदन मिलने के बाद जो है लॉर्ड नॉर्थ ने 18 मई 1773 को अपना प्रसिद्ध विधेयक प्रस्तुत किया। क्या किया? अपना जो प्रसिद्ध उनका विधेयक है, उस विधेयक को इन्होंने प्रस्तुत किया। यही विधेयक जो बाद में रेगुलेटिंग एक्ट बना। क्या बना? तो रेगुलेटिंग एक्ट बना, वही विधेयक जो उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ये विधेयक जो प्रस्तुत किया गया, जो रेगुलेटिंग एक्ट बना, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कंपनी के कार्यों को, हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कि क्या क्या इसकी बातें थी, नियंत्रित करना है ना, तथा व्याप्त दोषों को दूर करना। पूरे सावधानी के साथ समझिएगा, क्योंकि जो घटनाएं घटी है रेगुलेटिंग एक्ट में, बात करेंगे कि कैसे रेगुलेटिंग एक्ट में जो है उनका सुधार किया गया और तमाम तरह के कार्य किए गए। उसके बाद के जो तमाम तरह के अधिनियम आए, उन अधिनियमों के द्वारा जो है और कौन कौन से सुधार हुए, इनकी भी बात की जाएगी। ठीक है, तो यहां तक जो है आप नोट कर ले। अब रेगुलेटिंग एक्ट और तमाम तरह की जो एक्ट है उसकी बात करेंगे हम। अब इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अब जाके जो है संवैधानिक विकास का कार्य शुरू होता है। तो आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से जो है अधिनियम लाए गए अंग्रेजों के द्वारा। संवैधानिक विकास, ठीक है। एक में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियमों द्वारा, कब से कब तक? तो 1773 से 1858 तक। इसको जो है ना कंपनी का शासन भी कहते हैं। कंपनी का शासन, कंपनी के शासन के अंतर्गत जो है क्या क्या संवैधानिक विकास हुए, ये यहां हम जानेंगे। और यहां जानेंगे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। इसका कालक्रम जो है 1858 से 1947 के तहत चलेगा। इसको जो है ताज का शासन कहते हैं। ताज का शासन, यानी ताज के शासन के अंतर्गत कौन कौन से संवैधानिक विकास हुए। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यहां देखा है रेगुलेटिंग एक्ट।
एक्ट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को सुधारने के लिए जो है इसी में कुछ संशोधन किया गया, जिसको संशोधन अधिनियम कहते हैं 1781 में। इसको जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। फिर जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1786 का एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, फिर जो है 1813 का चार्टर एक्ट, फिर जो है 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। तो ये जो है कंपनी के शासन के अंतर्गत तमाम तरह के संवैधानिक सुधार किए गए। ये तमाम तरह के एक्ट आए, अधिनियम आए और इनके द्वारा जो भी प्रावधान लाए गए वो भारत में संवैधानिक सुधार का एक आधार बना। ठीक है, इसमें जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत के लोगों का कल्याण ही रहा, इसके द्वारा जो है कंपनी ने अपने हित को भी साधने का भरपूर प्रयास किया। 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ और सिपाही विद्रोह से जो है ब्रिटिश क्राउन ने जो है शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया और फिर जो है ताज का शासन शुरू होता है और तमाम तरह के अधिनियम आते हैं और इस अधिनियम, ये भी अधिनियम जो है एक आधार बनते हैं भारतीय संविधान के लिए। तो कौन कौन सा है इसमें जो है भारत शासन या सरकार अधिनियम या एक्ट, ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम कहा जाए या भारत सरकार अधिनियम कहा जाए, दो आएगा। भारत शासन अधिनियम या सरकार एक ही बात हुआ और दूसरा आएगा भारत परिषद अधिनियम, है ना, याद रखना। तो भारत शासन या सरकार अधिनियम 1858, उसके बाद से भारत परिषद अधिनियम 1861, फिर 1873 का अधिनियम भी हम लोग जानेंगे इसमें। उसके बाद से शाही उपाधि एक्ट यानी शाही उपाधि अधिनियम 1876 के बारे में जानेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1892, फिर भारत परिषद अधिनियम 1909। इसको जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार, है ना, जानेंगे क्यों इसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। फिर आएगा भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम 1919, इसको भारत शासन अधिनियम 1919 को, आई होप कि आप देख पा रहे हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935। यहां तक जो है ताज के शासन के अंतर्गत ये संवैधानिक विकास को प्रदान करते हैं। इसके बाद सबसे अंतिम एक अधिनियम आया जिसका संवैधानिक विकास में तो कोई रोल नहीं है, लेकिन इसको भी जान लीजिए। सबसे अंतिम आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस तरह से जो है इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से भारत में संवैधानिक विकास हुआ।
आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।